तो इस सप्ताह हमें दुनिया भर में कई इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। एक तरफ जहां इंडिया ने अपना पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च करके अपने स्पेस प्रोग्राम में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने सैंक्शंस के डर की वजह से रशिया के आर्कटिक प्रोजेक्ट्स में कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है, जिससे एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर चाइना और रशिया की जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है उसकी असली लिमिट क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे किस तरह पाकिस्तान एक बार फिर से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच फंस गया है, और साथ ही हम जानेंगे एक नए ग्लोबल सर्वे के बारे में जिसमें दुनिया के कई हिस्सों में शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ट्रस्टवर्दी लीडर माना गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। रिसेंटली इंडिया ने अपने स्पेस प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। हुआ क्या है कि स्काईरूट एरोस्पेस नाम की एक प्राइवेट इंडियन कंपनी है जिसने अपना विक्रम 1 रॉकेट सक्सेसफुली ऑर्बिट में लॉन्च किया है, और इसी लॉन्च के साथ इंडिया अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का सिर्फ तीसरा ऐसा कंट्री बन गया है जहां गवर्नमेंट के अलावा एक प्राइवेट कंपनी भी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी अचीव कर चुकी है। यानी अब तक अगर इंडिया की स्पेस अचीवमेंट्स की बात होती थी तो पूरा क्रेडिट इसरो को जाता था, लेकिन अब प्राइवेट इंडियन कंपनीज भी स्पेस लॉन्चेस के बिजनेस में ऑफिशियली एंटर कर चुकी हैं। और आप इसे सिर्फ एक स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी के रूप में मत देखिएगा, ये इंडिया के पूरे स्पेस इकोसिस्टम के मैच्योर होने का सिग्नल है। खैर सवाल हमारे लिए यह है कि इसका जियोपॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है। देखिए कनेक्शन है और बहुत क्लियर कनेक्शन है। आज के टाइम में स्पेस सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च या मून मिशन तक लिमिटेड नहीं है। आप जब गूगल मैप्स यूज करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं, वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं या मिलिट्री सर्विलेंस की बात करते हैं, इन सभी के पीछे सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी वजह से दुनिया भर में कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है, और एस्टिमेट्स तो यहां तक है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मार्केट में रिलायबल ऑप्शंस बहुत कम है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का कमर्शियल लॉन्च मार्केट काफी ज्यादा वीक हो गया है। यूरोप का जो प्रोग्राम है वो काफी डिलेस का सामना कर रहा है, और अमेरिका में जो स्पेस एक्स है इलोन मस्क की कंपनी, उसका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, और स्पेस एक्स के थ्रू सैटेलाइट लॉन्चेस करना बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए कई कंट्रीज एक अफोर्डेबल और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव ढूंढ रही थी, और यही इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कॉस्ट एफिशिएंसी। इसरो ने चंद्रयान 3 से लेकर मार्स ऑर्बिटर मिशन तक बार बार प्रूव किया है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम बजट में कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन कंप्लीट कर सकता है। इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2020 के बाद स्पेस सेक्टर को ग्रेजुअली प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन करना शुरू किया था। इन स्पेस जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इसरो की टेस्टिंग फैसिलिटीज, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल एक्सपर्टीज का भी बेनिफिट ले सकें। और अगर आने वाले सालों में इंडियन प्राइवेट कंपनीज इसी तरह रिलायबल और लो कॉस्ट लॉन्चेस कंटिन्यू करती हैं तो एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जिनके लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल लॉन्च पार्टनर बन सकता है। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ इकोनॉमी को नहीं मिलेगा बल्कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल क्रेडिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी मिलेगा। बात करें अगर अगली अपडेट की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट कौन सा होने वाला है तो शायद बहुत कम लोग आर्कटिक का नाम लेंगे। आर्कटिक बेसिकली नॉर्थ पोल के आसपास का वो रीजन है जो साल भर बर्फ से ढका रहता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कुछ सालों में यहाँ की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, और इसी वजह से पहले जो सी रूट्स साल भर बंद रहते थे अब वो कुछ महीनों के लिए शिपिंग के लिए खुलने लगे हैं। इन्हीं रूट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न सी रूट। यहाँ आप मैप पर इस रूट को देख भी सकते हैं। देखिए ये रूट रशिया की नॉर्थ कोस्ट लाइन के साथ साथ एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है। अगर फ्यूचर में ये कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाता है तो सुएज कनाल के कंपैरिजन में शिपिंग डिस्टेंस और ट्रांजिट टाइम दोनों काफी कम हो जाएंगे। इसीलिए रशिया पिछले कई सालों से आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अग्रेसिवली डेवलप करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन रशिया के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया को एडवांस्ड मरीन टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड प्रोपल्सन सिस्टम और आइस क्लास शिप बिल्डिंग इक्विपमेंट की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। रशिया खुद भी जो एडवांस्ड आर्क 7 क्लास वेसल्स होती हैं उनके क्रिटिकल कंपोनेंट्स लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है। इसीलिए मॉस्को की एक्सपेक्टेशन चाइना से थी, क्योंकि चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी है और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी है। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइनीज कंपनीज ने ये प्रोपल्सन सिस्टम्स और स्टीयरिंग इक्विपमेंट जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई करने से मना कर दिया है। और अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि चाइना ऐसा करेगा क्यों, तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला रीजन तो यह है कि रशिया पर इस टाइम पर दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर चाइनीज कंपनीज ओपनली रशियन आर्कटिक प्रोजेक्ट्स को इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं तो चाइना पर भी अमेरिकन और यूरोपियन सेकेंडरी सैंक्शंस लगने का रिस्क है, और चाइना फिलहाल अपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी को अननेसेसरी प्रेशर में नहीं डालना चाहेगा। एंड इसके अलावा आपने नो लिमिट्स पार्टनरशिप शब्द कई बार सुना होगा। फरवरी 2022 में जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट भी नहीं हुई थी उससे कुछ हफ्तों पहले शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू की थी जिसमें दोनों देशों ने अपनी पार्टनरशिप को नो लिमिट्स बताया था। मतलब ऑफिशियली ये मैसेज दिया गया था कि चाइना और
और रशिया के कॉपरेशन की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्लोगन्स और रियलिटी अलग अलग होते हैं। हर कंट्री अल्टीमेटली अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेती है। इसीलिए कुछ एनालिस्ट का मानना है कि बीजिंग रशिया को सपोर्ट तो करना चाहता है, लेकिन हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बिना सोचे समझे सपोर्ट नहीं देना चाहता। अगर चाइना रशिया के आर्कटिक एम्बिशंस को पूरी तरह इनेबल कर देता है तो लॉन्ग टर्म में रशिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग चाइना से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हालांकि चाइना ने ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन चाइना के रिसेंट इकोनॉमिक डिसीजंस को देखकर कई एक्सपर्ट्स इसी तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। और देखिए, इस डेवलपमेंट को इंडिया भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलती है कि चाइना अपने सबसे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए भी किस लिमिट तक इकोनॉमिक रिस्क लेने को तैयार है। और ये बात फ्यूचर में इंडिया, चाइना, रशिया की इक्वेशन को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। खैर, बात करते हैं तीसरी अपडेट की। रिसेंटली हुतीज ने जो अटैक किया है सऊदी अरेबिया पर, उसके बाद गल्फ रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स एक बार फिर बढ़ गए। और जब भी मिडिल ईस्ट में इस तरह की इंस्टेबिलिटी आती है तो पाकिस्तान के लिए बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक तरफ सऊदी अरेबिया है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया है, फाइनेंशियल असिस्टेंट के थ्रू सपोर्ट किया है, इमरजेंसी लोन्स हों, डिलेड ऑयल पेमेंट्स हों, या गल्फ रीजन में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स की रेमिटेंसेज हों, ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ पाकिस्तान लगभग 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी, स्मगलिंग और खासकर बलोच इंसर्जेंसी जैसे कई इश्यूज पहले ही दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को काफी ज्यादा इफेक्ट करते आए। लेकिन देखिए, इस बार सिचुएशन काफी ज्यादा अलग है। आपको याद हो तो सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। खैर, इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर किसी भी देश पर एक्सटर्नल अग्रेशन होता है तो उसे दोनों देशों के खिलाफ अग्रेशन माना जाएगा। यानी अगर सऊदी अरेबिया ऑफिशियली पाकिस्तान से मिलिट्री असिस्टेंस की मांग करता है तो पाकिस्तान को अपने सोल्जर्स भेजने पड़ेंगे। अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान सिर्फ सऊदी से जुड़ा हुआ नहीं है, ईरान के साथ भी पाकिस्तान के बहुत डीप रिलेशंस हैं। एंड अगर पाकिस्तान अपनी आर्मी भेजता है सऊदी अरेबिया में तो उसके ईरान के साथ रिलेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी दोनों पर असर पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी एक सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन है, जिसके चलते डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी खड़ी होगी पाकिस्तान के लिए। यानी पाकिस्तान के सामने दोनों तरफ रिस्क ही रिस्क है। और ये डेवलपमेंट एक बार फिर हमें ये दिखाती है कि जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दोनों बाहरी पार्टनर्स पर हेविली डिपेंड करते हैं तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी काफी हद तक लिमिटेड हो जाती है। खैर, बात करते हैं अगली अपडेट की। तो रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्लोबल सर्वे सामने आया है जिसमें दुनिया की कई कंट्रीज के लोगों से सवाल पूछा गया कि वो किस ग्लोबल लीडर पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और सर्वे के रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहे। यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई कंट्रीज में शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन में ज्यादा ट्रस्टवर्दी लीडर माना गया है। अब आपको ये रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग लग सकता है, क्योंकि एक तो चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, और शी जिनपिंग की लीडरशिप को लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेंसरशिप और पॉलिटिकल राइट्स जैसे मुद्दों पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में शी जिनपिंग की इमेज कंपैरेटिवली बेटर कैसे हो रही है? देखिए, इसका जवाब आपको सिर्फ चाइना की पॉलिसीज में नहीं बल्कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी दिखेगा। पिछले कुछ सालों में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी काफी अनप्रेडिक्टेबल रही है। कभी टैरिफ्स, कभी सैंक्शंस, कभी किसी अलाय के साथ ट्रेड डिस्प्यूट और कभी किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट से विड्रॉल। इसी वजह से कई कंट्रीज को लगता है कि वॉशिंगटन की पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के साथ बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। दूसरी तरफ चाइना खुद को एक प्रेडिक्टेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को अमेरिका से ज्यादा पसंद करती है। बल्कि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जो सर्वे है ये चाइना की पॉपुलैरिटी से ज्यादा अमेरिका की जो डिक्लाइनिंग पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। खैर, बात करते हैं आज की लास्ट अपडेट की। तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर डेंजरस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। रिसेंटली जॉर्डन में तैनात 2 अमेरिकन सर्विसमैन की मौत हो गई है, जबकि एक और अमेरिकन सोल्जर अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है। और अब इन 2 सोल्जर्स की डेथ के साथ अब जो टोटल नंबर है वो 16 पर पहुंच चुका है यूएस सर्विसमैन की डेथ के मामले में। और देखिए, जियोपॉलिटिकली इसकी सिग्निफिकेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ होने लगती है वैसे ही पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। अमेरिका में किसी भी प्रेसिडेंट के लिए अपने सोल्जर्स की डेथ के बाद वीक रिस्पॉन्स देना पॉलिटिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से हर कैजुअलिटी रिटेलिएशन का प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देती है। दूसरी तरफ ईरान भी ओपनली पीछे हटने की पोजीशन में नहीं है। यानी दोनों कंट्रीज एक ऐसे रिटेलिएशन साइकिल की तरफ बढ़ रही हैं जहां हर नया अटैक अगले और भी बड़े रिस्पॉन्स की वजह बन जाता है। और यही चीज किसी भी वॉर को सबसे डेंजरस फेज में ले जाती है, क्योंकि कई बार फुल स्केल वॉर किसी एक प्लान डिसीजन से नहीं बल्कि रिटेलिएशन के किसी एक साइकिल से शुरू होती है। अब देखना
देखना ये होगा कि क्या अगले कुछ दिनों में डिप्लोमेटिक चैनल्स दोबारा एक्टिवेट होते हैं या फिर दोनों साइड्स मिलिट्री एस्केलेशन का ही रास्ता चुनती हैं। फिलहाल जितने इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि मिडिल ईस्ट में टेंशंस अभी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स और पूरे रीजन की सिक्योरिटी पर भी इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एनीवे, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरा कंटेंट और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और साथ ही जियोपॉलिटिकल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।